सभी को पता है, इसके पहले भी हमारी राष्ट्रीय स्तर की अभी कार्यशाला चल रही थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी और जिस पैंडेमिक में, जिस महामारी में हम लोग आज गुज़र रहे हैं, उसमें कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स का क्या रोल है और किस तरह से एक सस्ता सुलभ इलाज लोगों तक पहुँच सके और उसमें हम सब सहकारी बंधुओं का क्या रोल प्ले हो सकता है, उस पे काफ़ी विचार मंथन हुआ। और विवेक जी और पूरी टीम के माध्यम से जिस तरह से भोपाल में भी एक सहकारी हॉस्पिटल का शुरुआत की है और उसको और कैसे और सक्षम बनाया जाए और बाकी जिलों में भी इस तरह के कार्य योजना पे काम किया जाए, ये अभी इसके पहले बैठक में विषय था। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के संबंध में इस कार्यक्रम को हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या कारण है? जिस तरह से हमारे जो सहकार भारती के स्थापना दिवस होता है 11 जनवरी को, हमारा साप्ताहिक जो अपना सहकारिता सप्ताह होता है, उसी तरह से कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने 2012 में जब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था और उसमें पूरे मध्य प्रदेश की सारी टीम ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें 18 से अधिक देशों का यहाँ पे आना हुआ था और इसमें अखिल भारतीय स्तर से सभी 29 क्षेत्रों से लोग बाग आए थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम लोग लगातार मनाते आ रहे हैं। जुलाई का जो भी पहला शनिवार होता है, अलग डेट आती है, उस डेट को इसको हम लोग मना रहे हैं। पहले भी हम लोग ने कॉलेजों में इस कार्यक्रम को लिया है और प्राय हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम के लेने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये हम लोगों को होना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है जो है, ये इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और उसके बाद उसमें लगभग 310 सहकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं विश्व भर की और लगभग 110 देश इस आईसीए के इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सदस्य हैं। जब हमारे यहाँ 2012 में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष हम लोगों ने जब मनाया था, तो और भी जगह से हम लोगों को ऑफर आए थे। जैसे नेपाल में जब आईसीए के वहाँ प्रेसिडेंट आए थे, मैडम ग्रीन थी उस समय आईसीए की चेयरमैन, उनसे मुलाकात हम लोगों की नेपाल में हुई थी। हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं वो भी थे साथ में, हम लोग का वहां जाना हुआ था। और जो सहकारिता है, ये लगभग 12% जनसंख्या सहकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसमें लगभग 10 करोड़ लोग विश्व भर में इसके सदस्य हैं और लगभग 30 लाख सहकारी कुल मिला के पूरे विश्व में इसमें संस्थाएं हैं। और विश्व की जो शीर्षस्थ 300 सहकारी संस्थाएं हैं जिनका आईसीए द्वारा मॉनिटरिंग की गई है, जिसके बारे में किया गया है, उसका एनुअल रेवेन्यू जो है वो 2.16 ट्रिलियन है। ये 2015 का बता रहा हूं मैं आपको। और इसमें विश्व भर के लगभग 28 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है और ये कुल जो रोजगार है विश्व भर में उसका लगभग 10% आता है जो सहकारी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। और इसके जो कार्य हैं, ये वैश्विक स्तर पे क्षेत्रीय सरकार और संस्थाओं से मिलकर कार्य करते हैं और व्यक्ति केंद्रित सहकारिता मूल पर व्यापारिक मॉडल के रूप में इसको विकसित किया गया है। आईसीए का ऑफिस बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में, और वो 4 रीजनल ऑफिस के साथ मुख्यतः 8 क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें बैंकिंग, एग्रीकल्चर, फिशरी, इंश्योरेंस, हेल्थ, हाउसिंग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सर्विस एंड इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों में काम करती है। इस वर्ष का जो थीम लिया है, हर वर्ष थीम लेते हैं, पिछले बार भी हम लोगों ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी जिसका थीम था कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, जिसमें हमारे बीच में आदरणीय सतीश जी हम लोग के बीच में जुड़ चुके हैं। सतीश जी ने इस विषय को लिया था और भी अन्य वक्ता थे, आदरणीय ज्योतिर्भाई जी ने भी इस विषय को लिया था। पिछले बार भी बहुत व्यापक स्तर पे कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया था। और इस बार का जो थीम है वो रिबिल्ड द बेटर टुगेदर। ये सहकारी दिवस 1923 से आईसीए के द्वारा लगातार मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी मान्यता 1995 में दी थी। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि 99वां सहकारिता दिवस है विश्व का और यूनाइटेड नेशन का द्वारा जो घोषित की गई है उसका 27वां वर्ष है। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसमें सहकारिता के प्रति जागरूकता, वैश्विक बंधुत्व और आर्थिक स्वावलंबता, समानता और वैश्विक शांति, इन विषयों को लेके ब्रॉड रूप में पूरे विश्व भर में इसको 110 देशों में लगभग इसको 110 देशों में इसको मनाया जाता है। और 2021 का जो वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है, ये भी यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट रखा हुआ है। तो इसी भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसका जो थीम जो डिसाइड होता है, जो विश्वव्यापी एक संस्था है कोपेक, जिसको कमेटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव कहते हैं। कोपेक और आईसीए से मिलकर इन दोनों के उससे
ये जो थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर, इस तरह का ये एक छोटी सी प्रस्तावना भूमिका मैंने आप लोगों के सामने रखी कि ये हम क्यों मना रहे हैं, क्या इसके पीछे आशा है और किस तरह का पूरे विश्व भर में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं आज 3 तारीख को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जिसके बारे में अभी आप लोगों को जानकारी दी, और हमें क्या-क्या कार्य इसमें करने हैं और किस तरह से हम इस पर्व को राष्ट्रीय स्तर में विचार करते हुए लोकल स्तर में कौन-कौन से कार्य हाथ में लेने हैं, ताकि ये जो थीम है, वर्ल्ड वाइड थीम है, उसको हम अपने क्षेत्रीय लोकल स्तर में किस तरह से उसको प्रचारित कर सकते हैं और लोगों को सहकारिता के प्रति अधिक से अधिक रुचि बढ़े और अधिक से अधिक लोग इस कार्य में आगे आएँ, उसके प्रति जनचेतना का प्रचार-प्रसार करना है। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सतीश जी मराठे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, सहकार भारती के हमारे संस्थापक सदस्य हैं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि जब 2012 में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे थे, तो मुझे आपके निवास में रहने का शुभ अवसर भी काफी दिनों के लिए मिला था। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय सतीश जी मराठे जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश इकाई और अन्य जो भी लोग हम लोगों के बीच में हैं, उनको आज के विषय में लोगों को जानकारी दें। आदरणीय सतीश जी। आदरणीय सतीश जी मराठे। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। अभी अभी कुछ समय पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया था, और इस बार की पैंडेमिक के बैकग्राउंड के को ध्यान में रखते हुए मुंबई का एक एक्सट्रीमली वेल नोन कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है, जिसके वर्षों तक चेयरमैन रहे डॉक्टर लाड, वो उस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता थे। और हॉस्पिटल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में एनसीडीसी ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस करने की दृष्टि से। तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों सम्मिलित हुए थे। कार्यक्रम आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कुछ लोगों ने फेसबुक पे पार्टिसिपेट किया होगा। दैट वाज द बिगिनिंग। हम आगे चलकर पूरे देश में इस प्रकार का कोई ना कोई नए कार्यक्रम हम बनाएं, नई संस्थाएं बनाएं, ये दृष्टि से पहला कदम था। आज का दिन तो विशेष है, यतीश जी ने पूरी जानकारी हमें दी है। भारत में लगभग 8.5 लाख 8.5 lakhs कोऑपरेटिव्स आज के दिन में रजिस्टर्ड हैं, और जिसकी मेंबरशिप ये लगभग 28 से 30 करोड़ मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट ये भारत में है, और आज हम देखते हैं तो लगभग 55 प्रकार की सहकारी समितियां देश में कार्यरत हैं। इतना बड़ा व्यापक स्वरूप होते हुए भी आज जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हमारे सामने लगातार पिछले कुछ महीनों से आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारें, राज्यों की और केंद्र की भी, जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स और जिस प्रकार की नीतियां कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए करने की आवश्यकता है, उतनी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रही है। हमारे यहाँ कभी पब्लिक सेक्टर की बात होती है तो कभी प्राइवेट सेक्टर की होती है। पेंडुलम इन दोनों के बीच में घूमता चलते रहता है, और इस पैंडेमिक के बैकग्राउंड पे हमने देखा मेडिकल सर्विसेज प्राप्त करने के लिए लोगों को बहुत कठिनाइयां हुई। ऑन द होल सर्विसेज तो प्राप्त हुई, क्या जिस क्वालिटी की और जिस अफोर्डेबल रेट्स में वो प्राप्त होना चाहिए था, इसके बारे में हम विचार करें तो उसके उत्तर पूरे निगेटिव आते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका उल्लेख यतीश जी ने किया, वो तो बेसिकली उन्हीं की आइडिया थी
और उन्होंने जो विषय बताया उसी को लेकर फिर हमने केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल की हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। उस समय विशेष करके विश्व में किस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज है और कोऑपरेटिव सेक्टर का उसमें क्या रोल रहा है, इसके बारे में हमने अध्ययन कुछ किया था। और ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ जो हम जिस प्रकार की कोऑपरेटिव हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता है वो केवल केरल में कुछ मात्रा में है, अन्य प्रदेशों में लगभग नहीं के बराबर है। तो आज इसके बारे में विशेष विचार करने की आवश्यकता है। और मैं कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स के बारे में नहीं, किंतु वह कोऑपरेटिव्स जिसके बारे में आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं। कोऑपरेटिव्स क्या है, यदि किसी ने प्रश्न पूछा तो वर्षों पहले स्वर्गीय दत्तोर ठेंगड़ी जी ने जो अपने एक कार्यक्रम में आए थे तो अपने विचार रखते हुए कहा था कि कोऑपरेटिव्स इज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ये उसका सबसे बड़ा महत्व का विषय है। दूसरा जो विषय बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जानते नहीं हैं, वो ये है कि कोऑपरेटिव्स आर इंस्टीट्यूशंस नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका अर्थ भी बहुत लोग ठीक पद्धति से समझते नहीं हैं और उसके कारण बहुत अड़चने होती है। कोऑपरेटिव्स प्रॉफिट तो करेगी, बट प्रॉफिट ही उनका मेन उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है अपने मेंबर्स को सर्विसेज देना। वो कभी मैन्युफैक्चरिंग से होती है, कभी मार्केटिंग से होती है, कभी प्रोसेसिंग से होती है, या अलग अलग प्रकार की सर्विसेज मेंबर्स को देने से होती है। और ये सब करते समय क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो प्रॉफिट तो आवश्यक है, और अपने यहाँ बहुत सारी संस्थाएं प्रॉफिट अच्छा करती भी है। बट फिर भी हम क्यों इसे कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस नॉट फॉर प्रॉफिट? सिंपल उदाहरण के रूप में मैं उसको इलैबोरेट करूंगा। आपने हर साल इकोनॉमिक टाइम्स की एक फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट आती है, देश के सबसे बड़े अच्छे 500 कंपनीज की लिस्ट आती है, और वो लिस्टिंग करते समय एक मापदंड ऐसा रहता है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दिया। आपने देखा होगा कि 100%, 200% देने वाली भी एक हाथ कंपनी तो 500% डिविडेंड देने वाली भी इस फॉर्च्यून 500 कंपनीज में है। और दूसरे तरफ आप कोऑपरेटिव्स देखते हैं तो ध्यान में आता है कि हमारी कोऑपरेटिव्स जो है वो कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%, केवल उत्तर प्रदेश में मैंने 18% डिविडेंड देती है ऐसा देखा। उत्तर प्रदेश एक्सेप्शन है, छोड़ देते हैं, तो एवरेज डिविडेंड देने का रेट जो है वो 10 से 12% रहा है। और 10-12% जो देते हैं शेयर होल्डर्स को, वो उनका जो कैपिटल है उसका ठीक से इकोनॉमिक डेफिनेशन हम समझे तो उसे हम कहते हैं रिस्क कैपिटल। रिस्क लेकर उन्होंने पैसा उस संस्था में अपना जमा करवाया है शेयर कैपिटल के रूप में, तो उस रिस्क कैपिटल को कुछ ना कुछ ठीक से रिटर्न मिले, इस पद्धति से 10 से 12% डिविडेंड देती है। और जो बचता है पूरा सरप्लस हर एक साल में, वो पैसा उस संस्था अपने नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए प्लाउबैक करती है। वो पैसा संस्था में ही रहता है। और बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 18-19 साल पहले आपने यदि नाबार्ड का 2002 का रिपोर्ट पढ़ा तो आपको उसमें ध्यान में आएगा कि नाबार्ड ने कहा है कि कोऑपरेटिव्स के माध्यम से सोशल कैपिटल जितना निर्माण हुआ उतना अन्य किसी भी सेक्टर के माध्यम से अब तक अपने देश में नहीं हुआ। तो सोशल कैपिटल फॉर्मेशन होना, मेंबर्स को अपने सर्विसेज सब प्रकार की उपलब्ध करके देना, और इस दृष्टि से सहकारी संस्थाएं काम करती हैं। आज के दिन में हम सबके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारे जो कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं लगभग 100 साल पुराने हैं, और पिछले 40-50 वर्षों में उसमें जो
अमेंडमेंट्स आई, उस अमेंडमेंट्स के कारण जो फोकस इंडिपेंडेंस के बाद होना चाहिए था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो न रहते हुए और भी अधिक रेगुलेशन और कंट्रोल का विषय हुआ। तो हम हमारे कोऑपरेटिव एक्ट्स को मॉडर्नाइज करें, आज के सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन के तहत उसको मॉडर्नाइज करें और उनको एक तरफ से ये इकोनॉमिक एंटरप्राइज है, सहकारी समितियां ये इकोनॉमिक एंटरप्राइज है, तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता होती है, ऑपरेशनल फ्रीडम की आवश्यकता होती है और साथ साथ इस इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस में ईज ऑफ डूइंग एक्टिविटीज, जिसको पॉपुलरली आज अपने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, तो सब लोग प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो अपने यहाँ ईज ऑफ डूइंग हमारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट एम्पावर करे कोऑपरेटिव्स को, आज हम इस दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम सब कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर वाई कोऑपरेटिव्स और उसके क्या बेनिफिट होते हैं ये समझाने की आवश्यकता है। बड़े छोटे बड़े बहुत बड़ी संख्या में हम कार्यक्रम इसमें जरूर करें और एक जिसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन ऑर्गेनाइज करना, ये आज के दिन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आने वाले दशक में सहकार भारती के सभी कार्यकर्ताओं को इस दृष्टि से प्रयास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता हो। पैंडेमिक के निमित्त ना तो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ना तो हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और उसके कारण इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब एकत्रित आने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हम सब लोगों को एकत्रित विचार करते हुए हमें कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। हम अपने अपने गांवों में, अपने अपने घरों में हम बहुत कम प्रवास कर रहे हैं, बहुत कम घर के बाहर निकलते हैं, जितना संभव हो उतना कम निकलते हैं। ऐसे समय में मैं आप सबको एक कुछ प्रयास करने के लिए भी इस निमित्त आप सबको मैं अपील कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में हमने किया और उसके रिजल्ट्स अच्छे आए। हमने सभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सभी सदस्य, हमारे प्रकोष्ठों के ऑफिस बेरर्स और उनके कमिटी मेंबर्स, ऐसे लगभग 500 कार्यकर्ताओं की लिस्ट है हमारी महाराष्ट्र में। उन सबको हमने कहा कि आप एक रविवार को अपने घर में ही बैठे और घर में बैठकर आप एक काम करेंगे और इन फिक्स टाइम, वो हमने समय दिया था 9 से 11 बजे तक का, 2 घंटे का, और उनको इतना ही कहा कि आप एक कॉन्सेंट्रेट करते हुए बैठकर कागज और पेन लेकर जितने सहकार क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं की सूची बनाएं और दूसरी सूची भी उनके साथ दूसरे पेज पे हमने कहा था कि आपके संपर्क में, आपके परिचित, आप जिससे जुड़े हुए हैं, ऐसे सहकारी समितियों की लिस्ट बनाएं। आपको आश्चर्य लगेगा कि पहला कैंपेन हमने जो कार्यकर्ताओं की सूची बनाने का किया, एक दिन में लगभग 450-500 कार्यकर्ताओं ने मिलकर सुबह 9 से 11 में बैठकर लगभग 9,500 कार्यकर्ताओं की सूची बनी। और अब सेकेंड फेज में हम सहकारी समितियों की सूची बना रहे हैं। बहुत बार सहकार समिति की बात हम करते हैं तो केवल हमारे सामने ध्यान आता है बैंक का, क्रेडिट सोसाइटीज का, कभी हाउसिंग सोसाइटीज का, क्योंकि हम काफी कार्यकर्ता शहरों में रहते हैं। बट प्राइमरी मिल्क सोसाइटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, हमारे यहाँ पोल्ट्री सोसाइटी होगी, हमारे यहाँ लेबर सोसाइटी होगी, हमारे यहाँ जिसको हम आर्ट्स और क्राफ्ट की सोसाइटी होगी। शहरों में जाते हैं तो कंज्यूमर सोसाइटी हो सकती है। महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहर में विविध सर्विसेज देने वाली सोसाइटी बनी है। हाउसिंग सोसाइटीज की संख्या बहुत बड़ी है, तो हर एक हाउसिंग सोसाइटी को कभी प्लम्बर की आवश्यकता रहती है, कभी इलेक्ट्रिशियन की रहती है। कुछ सोसाइटीज में उनके कंपाउंड बड़े हैं तो गार्डनर की लगती है।
बगीचा संभालने के लिए लगती है, बिल्डिंग्स को पेंटिंग करने की लोगों की आवश्यकता रहती है, रिपेयर्स करने के लिए मेसनरी का काम करने वाले लोगों की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे सब अलग अलग जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज हैं, और ऐसे अनऑर्गेनाइज लोगों को हमने सोसाइटी में बांध दिया है। एक तरफ से ऑर्गेनाइज किया है और दूसरे तरफ हाउसिंग सोसाइटीज को उसमें मेंबरशिप देकर हम दोनों को एक साथ मिला देते हैं। तो आपके विचार में, परिचित में, जानकारी में जितनी सहकारी समितियों की आप लिस्ट बना सकते हैं, ऐसा एक आध दिन का समय 9 से 11 तक का, और मध्य प्रदेश की मैं स्थिति जानता हूँ, यदि हम प्रयास करते हैं तो सभी जिलों में मिलकर कम से कम आज के दिन में 300 तो कार्यकर्ता अपने घर में बैठकर सुबह 9 से 11 बजे तक ये लिस्ट कर पाएंगे। और एक बड़ा हमारा संपर्क का, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप का अगला कदम इसके माध्यम से हम रख सकेंगे। पैंडेमिक आज नहीं तो कल तो जाना ही है। पैंडेमिक आसानी से नहीं जाने वाला है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद पैंडेमिक। एक तज्ञ से मैं बात कर रहा था कि सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो उन्होंने कहा सेकंड वेव तो अभी गई नहीं है, इट हैज स्टिल नॉट गॉन। उनका कहना है कि इट मे नॉट गो बिफोर अगस्त, और यदि थर्ड वेव आती है तो इट विल कम इन नवंबर एंड दिसंबर। दृष्टि से हम जरूर करें। मैं मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर विश्व भर में जिस पद्धति से कोऑपरेटिव सर्विसेज का काम चलता है उसकी जानकारी मैं कल फेसबुक पेज पे मैं कल सुबह डालूंगा। आप लोग, काफी लोग फेसबुक से भी मुझसे जुड़े हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप पढ़ें और उसको लोगों तक शेयर करें, ताकि चलकर यदि हम तय करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मल्टी स्पेशलिटी 100 बेड हॉस्पिटल, मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे हॉस्पिटल भले 25 बेड के ही क्यों न हो, भले हम किराए के जगह पे ऐसी क्लिनिक शुरू करते हैं, तो भी समाज की दृष्टि से एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं एक सर्विसेज के रूप में ये संभव होगा। हम सब इसमें जरूर सम्मिलित हो, इतना ही कहकर मेरा निवेदन पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। यतीश जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आप सब लोगों से मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मुझे प्राप्त करवा के दी। कुछ मेरे विचार आपके सामने मैंने रखे। आप सभी को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के निमित्त शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा निवेदन पूर्ण करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय सतीश जी। हम लोगों को ऐसे ही पाथेय की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जैसा भी आपने कहा कि पैंडेमिक के समय मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन इस तरह के जो हमें क्या कार्य घर बैठे हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से हमें सहकारी संस्थाओं का गठन करना है और विश्व भर में किस तरह से सहकारिता अपना कार्य कर रही है, पूरा एक परिदृश्य हम लोगों के सामने रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सारे साथी को एक नए तरह से विचार करने का एक प्रेरणा सभी को प्राप्त हुआ। मैं आदरणीय सतीश जी के बाद हमारे बीच में हमारे डेयरी के काफी बड़े हस्ताक्षर आदरणीय सुभाष जी मांडगे जी हैं, लेकिन सुभाष जी मांडगे जी को समारोह में आमंत्रित करने के पहले मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विवेक जी चतुर्वेदी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। इसके बाद मैं आदरणीय सुभाष जी मांडगे जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखेंगे। श्री विवेक जी चतुर्वेदी। नमस्कार, जय सहकार। सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं। वास्तव में सतीश जी के पाथेय के उपरांत मुझे कुछ कहना यह बड़ा कठिन विषय है। अभी इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के लिए वर्ष भर के लिए जो टॉपिक मिला है, वो मुझे लगता है कि इस बार मुझे बड़ा अपने आप में प्रसन्नता देने वाला विषय लगा। रिवर्ल्ड टुगेदर, बेटर टुगेदर, ये के साथ मिलकर पुनर्निर्माण करें। और यही हम सहकार भारती में देखते आए। और पुनर्निर्माण शब्द अपने आप में विशिष्टता का शब्द। हम जब छात्र राजनीति में, विद्यार्थी परिषद में प्रवेश करते थे, तब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एक शब्द, यह विषय हम सब इस पर बहुत चिंतन करते थे। और पुनर्निर्माण का अर्थ ही यह है कि जो वर्षों में विकृतियां आ गई, कुछ उनमें जो सुधार की आवश्यकता है, उन सुधारों के साथ योगानुकूल परिवर्तन करते हुए
हम सब मिलकर एक साथ एक बेहतर विश्व की कल्पना करते हुए, एक बेहतर कोऑपरेटिव मूवमेंट की कल्पना करते हुए, उसमें संलग्न होते हुए, उन बुराइयों को छोड़ते हुए और जो युगानुकूल आवश्यकताएं हैं और अच्छाइयां हैं उनको स्वीकार करते हुए कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत आगे ले जाएं। ये इस वर्ष की जो थीम है, इस थीम पर काम करने का बड़ा आज एक विषय राष्ट्रीय स्तर पर आया हुआ है कि हम हेल्थ के सेक्टर में कोऑपरेटिव को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम सब प्रदेश के कार्यकर्ता मिलकर अपने अपने स्थानों पर हेल्थ, चूंकि राष्ट्रीय आह्वान है, इसलिए हेल्थ पर विचार करते हुए उसकी हेल्थ कोऑपरेटिव कैसे हम अपने अपने स्थानों पर खड़ा कर सकते हैं, उसका विचार करते हुए भी बाकी क्षेत्रों में, चाहे दुग्ध हो, चाहे पैक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे हाउसिंग हो, जैसा सतीश जी ने कहा है, इन सभी सेक्टर्स पर हम कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत आगे ले जा सकते हैं, उसकी विकृतियां दूर कर सकते हैं। इस भावना के साथ जुटेंगे तो मुझे लगता है कि वास्तव में यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जो भावना है और आत्मनिर्भर होने की जो भावना है, उसमें यह उद्देश्य छुपा हुआ है। यह पुनर्निर्माण हम सबको कोऑपरेटिव में एक नई ताकत देगा और हम सब मिलकर इस देश के विकास में सहभागी होकर अपने स्थान पर रहकर पुनर्निर्माण के इस कार्य में जुटेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। जय सरकार। बहुत बहुत आभार आदरणीय विवेक जी। बहुत कम समय में हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था, लेकिन बहुत अच्छा बात है और हमें क्या करना है, जैसा हमारे सतीश जी ने आपने भी आग्रह किया है कि इसमें सभी लोग चिंतन करें और अपने अपने क्षेत्रों में हमें किस तरह से इस कार्य को करना है। एक वेबसाइट है कोप्स फॉर 2030, कोऑपरेटिव फॉर 2030। एक विश्व भर में इस तरह का एक बनाया है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल एसडीजी जिनको कहते हैं, वो बनाए हुए और उसमें अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से कार्य करना है। जैसे पिछले बार जो हमारा जो 13वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, क्लाइमेट एक्शन, उसके ऊपर पूरा एक थीम ही था और हम लोगों ने उस पर काम भी किया था कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज में सहकारिता जो एक बहुत बड़ा मास ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग, इसकी संख्या भी बताई गई है, इतने सारे लोग हैं और हम लोग अगर इसमें मिलकर किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो इस दूर नहीं है कि वह पूरा का पूरा ढांचा में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारे सूर्यकांत जी केलकर तो शुरुआत से ही हम लोगों को बताते आए हैं कि हम लोग मास ऑर्गेनाइजेशन के लोग, ये बहुत बड़ा मास ऑर्गेनाइजेशन है। बस यही है कि हम लोग को आपस में मिलकर अपने जो कार्य हैं और हमारे जो सदस्य हैं, जो अभी बात आदरणीय सतीश जी कह रहे हैं कि हमें अपने अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर हमारे साथ कौन कौन लोग इस क्षेत्र में जुड़े हैं उनका आकलन करें, उनसे संपर्क करें और उन्हें वेबिनार में और इस तरह के कार्यक्रम में लाकर उनको हम लोग एक मंच दें, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा समूह हम लोगों के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएगा और ये काम बहुत आसानी से भी हो सकता है। जिस तरह से आज हम अपने निवास पर बैठ के पूरे देश भर में, विश्व भर से जुड़ पा रहे हैं, तो हम अपने क्षेत्र के लोगों से भी जरूर जुड़ सकेंगे। मैं आवाज देना चाहता हूँ, अगर सुभाष जी मांडके जी शुरुआत में जुड़े थे, अभी हैं तो सुभाष जी मांडके जी हैं? विवेक जी दिख नहीं है विषय, शुरुआत में थे। हाँ, शुरुआत में थे सुभाष जी। और हमारे बीच में भी हमारे एक और वक्ता अशोक जी टेकाम जी, उनका भी संदेश आया था, उन्हें किसी और जरूरी काम में रहना है, तो कोई बात नहीं। आज का जो हमारा मुख्य जो पर्पस था, जिसके बारे में हम लोग सब लोग एकत्रित हुए, हमारे पूरे प्रदेश के सभी लोग एकत्रित हुए और बाहर से भी, फरीदाबाद से भी डॉक्टर मथुरेश और भी सारे लोग एकत्रित हैं। अभी प्रयागराज से मोहम्मद आसिफ जी भी जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे बीच में शेखर केबे जी अगर कुछ इस संबंध में कहना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। और मैं धन्यवाद के लिए उमाकांत जी, हमारे महामंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। पहले श्री शेखर केबे जी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? बढ़िया। अच्छा, आज अचानक आपने मुझे मिलने का आदेश दिया, तो माननीय सतीश जी ने एक बहुत ही बड़ा वो काम किया है कार्यकर्ताओं के लिए कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ाएं। तो एक बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि इंदौर में हमारी इंदौर परस्पर बैंक में काफी वर्षों पूर्व इंदौर जिला परस्पर सहकारी चिकित्सा नाम की संस्था क्रियान्वित करी थी और वो आज भी कार्यरत है। तो उसमें ओपीडी कार्य है वो काफी वर्षों से चल रहा है उसके अंदर। तो इस प्रकार की बड़े अस्पताल जो प्रारंभ करना है या इसको शुरुआत कर रहा हूँ, तो छोटे हम ओपीडी के रूप में छोटे जो
जहाँ नियमित डॉक्टर बैठे 2-3 घंटे के लिए इस प्रकार की हम प्रारंभ करते तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम भविष्य में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें ओपीडी के माध्यम से ही एक अगर तो जिसमें हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरलता के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं, यही मेरा कहना है। और सभी को मैं एक बार फिर पुनः अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में सभी को, सभी सरकारी कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखर जी। और वास्तव में जैसा अगली सदी जो सहकारिता की रहेगी, इस पे हम सभी का पूर्ण विश्वास है और सहकारिता के माध्यम से ही इस पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और इफ्को का भी जो बात हो रही थी, जो 300 शीर्ष संस्थाएं हैं, उसमें हमें बहुत गर्व है कि हमारी इफ्को ऑर्गेनाइजेशन विश्व में नंबर 1 है। और साथ ही अमूल का भी जो रैंकिंग है वो भी नंबर 2 है। और हमारी एक और संस्था है, ऐसे 3 संस्थाएं हमारी उसमें श्रेणी में आती हैं। और इफ्को ने जो देश भर में काम किए हैं, उन्होंने 9 लाख से अधिक नीम के वृक्ष लगाकर एक बढ़िया कार्य किया है। और अभी बारिश का है मौसम, तो हम लोग चाहेंगे कि सहकारी बंधु हमारे अपने अपने परिसर में जहाँ भी हो, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की किल्लत सभी ने देखी थी, और उसको बचाने के लिए हमें इस तरह का प्लांटेशन जहाँ जो भी बन पड़ता है बड़े वृक्ष लगाएं, ताकि ये जो हमारा सहकारिता का जो दीपक है उसके माध्यम से हमारा हमेशा प्रज्वलित होता रहे। और उसमें बाकायदा बोर्ड भी लगाया जाए कि सहकार भारती के सौजन्य से हमने यहाँ ये वृक्षारोपण किया, ये कार्य किया। सभी लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही सक्रिय हमारे जो प्रदेश के महामंत्री जी हैं, बहुत सारे काम आप लगातार करते रहते हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे जितने भी जुड़े हुए टीम है, आप ही की टीम है, सबको धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके पश्चात फिर आगे आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और मैं नीतीश जी को, वास्तव में एक सहकारिता का एक मध्य प्रदेश के लिए मॉडल है। उनके मन में कुछ ना कुछ सहकारिता के बारे में चलता है। जब भी कोई कार्यक्रम आता है उनके मन में पहली दिमाग में पिक्चर बन जाती है कैसे करना। आज का ही वास्तव में उन्होंने आयोजित किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेडिकल पे बहुत बातें हो रही हैं, आज पिछले हमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय उसमें आया था, तो मैं बताना चाहता हूँ ये जुड़े हुए हैं कि हम भोपाल में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा शुरू से ध्येय रहता है, मैं जब कोई काम किसी को पहले बोलता हूँ उसके पूर्व मैं अपने ऊपर उस चीज को प्रैक्टिकल करता हूँ, तभी हम किसी से कह पाते हैं। हमने भोपाल में मेडिकल के क्षेत्र में क्योंकि कोरोना जब का दूसरी वेव आई है, सबने देखा कितना विकराल रूप आई। और भोपाल मध्य प्रदेश सबसे पहले भोपाल में कोड़ा में प्रारंभ हुई, क्योंकि मैं वहां रहता हूँ। तो अभी हम 1.5 महीने से हर संडे के दिन एक हम वेबिनार 1.5 घंटे का आयोजित करते हैं। उसमें हम भोपाल के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक 3 प्रकार के डॉक्टर रहते हैं, जिनको हम घर बैठे लोगों को चिकित्सीय परामर्श कैसे दे सकते हैं, वो 1.5 महीने से हम काम भोपाल में कर रहे हैं। और उसमें एक वक्ता के रूप में हमारे अनुसांगिक संगठन के, पारिवारिक संगठन के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी भी रहते हैं। उनका 15-20 मिनट का बोलते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा भी आना चाहिए कि ये कौन लोग आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ की मानता है कि कोई भी अच्छा काम होगा संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो विगत 1.5 माह से कल भी हमारा एक वेबिनार है, उसमें बराबर हम इसमें इस थीम पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सहकारवादी सबको जोड़ने का काम करती है। उसी रूप में हमने भोपाल में प्रारंभ किया। आज मैं नीतीश जी को धन्यवाद देता हूँ, आपने इस प्रकार का वेबिनार आयोजित किया। मैं सतीश जी भाई साहब का, जिन्होंने अपना अभी इतना अमूल्य समय निकाला, और मध्य प्रदेश के लिए उनकी हमेशा एक स्नेह रहता है। जो मेरे को भी सहकार भारती बुलाने वाले सतीश जी भाई साहब हैं। भोपाल जब प्रवास हुआ था तो मैं तो अधिवेशन से थोड़ा जुड़ा था, उसके बाद भोपाल जो डेयरी का रहता है उसमें हमको बुलाया, भरत जी अध्यक्ष थे, तो उसमें बुला के हमको सीधा गुलदस्ता दिया। क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में रह चुका हूँ, तो गुलदस्ता देने का मतलब क्या होता है कि आइए आप संगठन से और अधिक रूप से जुड़ के आपकी सेवाएं चाहिए। तो निश्चित रूप से जब से मैं भाई साहब ने गुलदस्ता दिया है और आज तक मैं सहकारिता क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, नीतीश जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने इस वेबिनार में आके हम सबका मार्गदर्शन किया। और जो आपने वास्तव में किसी भी संगठन की ताकत उसकी सदस्य संख्या से होती है, तभी उसकी पहचान होती है। आपने जो कहा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उसको अमल किया भी है, और उसको और अधिक चली रूप में कैसे कर सकते हैं उसका भी हम विचार करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़े, उनका भी मार्गदर्शन हुआ, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी शेखर केवे जी, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जो पूरी टीम प्रदेश के हमारे जिलों के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी जो इस वेबिनार के माध्यम से आज सतीश जी का जो मार्गदर्शन मिला, जो सब जुड़े, उनका मध्य प्रदेश सहकार भारती की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरकार। जय सरकार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ साथ ही हमारे जबलपुर से जुड़े अखिलेश दीक्षित जी, आरती बिसारिया जी, आशा सेंगर मैडम का, अशोक तिवारी जी, भूपेंद्र जी नायक जी का, रविंद्र चतुर्वेदी जी का, देवेंद्र शर्मा जी का, धीरेन्द्र शुक्ला जी का, गोविंद त्यागी जी, हरदीप जी, जया श्रीवास्तव जी, किरण वाहने मैडम, डॉक्टर मथुरेश जी, मोहम्मद आसिफ जमाल जी, निर्मला ठाकुर जी, राकेश सिंह जी, राम प्रकाश द्विवेदी जी,
संगीता तेंदुलकर जी, हमारे शरद कुंदावत जी, शेष उपाध्याय जी, शिवनारायण जी पाटीदार जी हम लोगों के बीच में, सुदर्शन गोलानी जी, सुधाकर पचौरी जी, विजय लक्ष्मी जी और योगेंद्र सिंह, सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। एक हमारी प्रदेश की लगभग पूरी कार्यकारिणी यहाँ एकत्रित है और सबको आज बहुत ही सुंदर पाठ्य मिला और हम लोग चाहेंगे कि विवेक जी से मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि ऐसी बैठ के लगातार करते रहें ताकि लोगों में सक्रियता रहे और जो आज काम दिया है आदरणीय सतीश जी ने उसकी आप समीक्षा भी करें कि यतीश जी तुमने क्या काम किया जबलपुर में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस तरह का काम होता रहेगा तो हमारा पूरे प्रदेश की जो यूनिट अभी है वो पेंडेमिक में अपने अपने उसमें हो गए तो बहुत ही सुंदर रास्ता हम लोगों को आज बताया गया है। तो इसकी आप बहुत जल्दी समीक्षा करें किसने क्या क्या कार्य किया और इस तरह की बैठके और आज का ये जो हमारा सभी ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का जो आयोजन हुआ इसमें सभी की सहभागिता के लिए मैं बहुत बहुत सभी को आभार देता हूँ, खासकर सतीश जी को जिन्होंने बहुत सुंदर पाठ्य दिया। मैं आखिरी में अंत में पुनः संजय नायक जी को बुलाता हूँ कि आप समापन मंत्र करें और इसके बाद कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय संजय जी नायक हमारे क्षेत्रीय संगठन प्रमुख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे चाहे